जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके इस खूबसूरत से चैनल डिफरेंशियल क्लासेस में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन आई का लेक्चर नंबर 3। तो जो भी बच्चे अभी तक लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3 का पार्ट, वो है प्रिज्म एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, और ये हमारे ह्यूमन आई का लगभग लास्ट वाली लेक्चर है। तो इसके पहले जो भी नहीं देखा है तो जरूर प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को देख लेंगे। ठीक है, मैं हूं आपका फिजिक्स का टीचर यशवंत दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं आपके पहले स्लाइड के साथ। ठीक है, अब देखिए पहले स्लाइड में बात कर रहे हैं तो यहां पे जो क्वेश्चन यहां पे आ रहा है, जो हमारी जैसे कि पहले मेन हेडिंग आती है, हमारी मेन हेडिंग है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, तो हमें प्रिज्म के थ्रू जो भी रिफ्रैक्शन देखने को मिल रहा है उसके बारे में स्टडी करना है। लेकिन उसके पहले हमें समझना होगा सर ये प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, दूसरी बात और कि सर क्या प्रिज्म ग्लास का ही बन सकता है, किसी और का नहीं बन सकता है? तो इन सभी चीजों के बारे में समझना होगा। तो एक चीज मुझे बताइए कि आखिर सर प्रिज्म किसे कहा जाता है? तो बच्चों जो प्रिज्म होता है उस प्रिज्म में कंडीशन ये है कि अगर कोई भी लाइट रे 2 बार रिफ्रैक्ट करती है, कोई भी लाइट रे 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस से रिफ्रैक्ट करती है, ठीक, और जो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उन दोनों के बीच में एक कॉमन एंगल का होना जरूरी है, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? प्रिज्म कहलाएगा। तो प्रिज्म के लिए जरूरी नहीं कि सर ग्लास का ही प्रिज्म हो, आप किसी भी कोई भी मटेरियल आप लेकर आइए जो लाइट को क्या करे, 2 बार रिफ्रैक्ट करे और जो उसके दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, ठीक है, उन दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में एक कॉमन एंगल का होना जरूरी है। तो ये हमारा क्या होता है? प्रिज्म होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रिज्म के डिफिनेशन के साथ, और ग्लास प्रिज्म की हम लोग बात करेंगे। तो यहां पे सर ग्लास प्रिज्म का डिफिनेशन ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि सर अ प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम ग्लास बाउंडेड बाय अ 3 प्लेन कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर लेटरल। याद है कि सर ये जो प्रिज्म होता है, ठीक है, वो 3 प्लेन से बाउंडेड होता है और उन 3 प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर लेटरल कहते हैं। या फिर दूसरी भाषा में ये कहेंगे कि सर इसके पास क्या होना चाहिए? 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होना चाहिए। तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? प्रिज्म कहलाएगा। जैसे कि यहां पे जैसे बात करें सर रेक्टेंगुलर लेटरल क्या हो जाएगा? जैसे देख रहे हैं, अगर हम साइड की बात करें तो ये जो साइड है, जो प्लेन है ए बी ई डी, प्लेन जो है ए बी ई डी, ये हमारे लिए एक सरफेस बनता है। दूसरा सरफेस कौन सा होगा? ए सी एफ डी, ए सी एफ डी, ये हमारा दूसरा प्लेन होता है। और तीसरा प्लेन हो जाएगा बी सी एफ ई, बी सी एफ ई, ये हमारा क्या हो गया? 3 रेक्टेंगुलर लेटरल प्लेन हुआ है। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ? इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं? इन तीनों प्लेन को हम लोग बोलते हैं सर रेक्टेंगुलर लेटरल। ठीक है, ये हमारे लिए क्या होता है सर? प्रिज्म होता है सर। यानी कि ये 3 रेक्टेंगुलर लेटरल के द्वारा जो प्लेन बाउंडेड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं। या फिर दूसरे लैंग्वेज में ये बोलेंगे कि सर अगर कोई भी लाइट रे है, अगर कोई भी लाइट रे 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस से क्या होता हो? रिफ्रैक्ट करता हो, और जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो उसके पास क्या हो बच्चा? कॉमन एंगल हो। ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? प्रिज्म कहलाएगा। जैसे अगर आप इस ट्रायंगल को देखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, ये इसी प्रिज्म का ही पार्ट है। ठीक है, और इसमें ए बी हमारा क्या है? एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और ए सी हमारा क्या है? एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। और इसके बीच के जो कॉमन एंगल है जिसको हम लोग बोल रहे हैं एंगल ए। ठीक है, तो इस वाले ये जो 2 सरफेस है, अगर यहां से कोई भी लाइट रे क्या करती है? पहले वाले सरफेस पे इंसिडेंट करती है। ठीक है, तो ये क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होकर दूसरे वाले सरफेस से वो इमर्ज हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये जो 2 सरफेस जो रिफ्रैक्शन के लिए पार्ट लिए हैं, तो इनके बीच का जो एंगल होता है ये कॉमन होना चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग एंगल हो। ठीक है, जैसे ग्लास वाले स्लाइड में क्या हो रहा था, जैसे कोई भी ग्लास स्लैब था हमारे पास, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब था, तो इसमें कोई भी लाइट रे 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस से आ रहे थे, लेकिन सर इनके और इनके, ठीक है, ठीक है, इस वाले ग्लास स्लैब में क्या होता था कि सर लाइट रे इधर से इंसिडेंट कर रहा था, यहां से निकल जा रहा था। देखिए डिफरेंस क्या है सर, यहां पे भी 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यहां भी 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। रीजन क्या है सर? इस वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस में सर कोई भी कॉमन एंगल नहीं है, लेकिन इस वाले में क्या है सर? कॉमन एंगल है। यानी कि सर प्रिज्म हम उन्हीं को कहेंगे जिसमें 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो और दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस का एक क्या हो? कॉमन एंगल हो, तो हमारे लिए क्या कहलाएगा? प्रिज्म कहलाएगा।
ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी के बारे में और भी आगे पढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड में चल के। तो इसमें हम लोग बात करते हैं सर डिस्पर्सन के बारे में। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि सर अगर कोई भी अगर हमारे पास व्हाइट रेज हो, ठीक है, व्हाइट रेज मतलब सनलाइट का रेज हो, ठीक है, तो सनलाइट रेज क्या होगा, जब भी हम लोग क्या करते हैं प्रिज्म से पास कराते हैं तो प्रिज्म क्या करता है, उस सन रेज को 7 कलर में क्या कर देता है, तोड़ देता है, उसको चेंज कर देता है, स्प्लिट कर देता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे सर कैसे हो रहा है, अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे सर व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू इट्स स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। यानी कोई भी क्या हो, कोई भी व्हाइट रेज हो, व्हाइट लाइट हो, हम लोग ग्लास प्रिज्म से पास कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा इसके स्पेक्ट्रम कलर के थ्रू। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सर ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। तो बच्चा जो स्पेक्ट्रम होता है वो एक स्क्रीन होता है, ठीक है, और उस स्क्रीन पे हम लोग क्या करते हैं, उस सभी कलर को देखते हैं जो व्हाइट लाइट के थ्रू क्या हुआ, डिस्पर्स हुआ है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम मतलब क्या होगा, वो स्क्रीन हो गया जहां पे हमें 7 कलर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो बच्चों चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। अब जैसे कि स्पेक्ट्रम की बात यहां पे कर रहा है तो स्पेक्ट्रम के बारे में समझेंगे सर ये स्पेक्ट्रम होता क्या है। ठीक है, जैसे हमने आपसे अभी बताया कि सर ये क्या है, स्क्रीन है। कौन सी स्क्रीन है, जिसपे आपको क्या मिला, जो 7 कलर मिल रहा है। यानी कि सर ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, ये जो स्क्रीन है, इसी स्क्रीन को हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चा, स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, स्पेक्ट्रम हो गया। ठीक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार क्या लिखना होगा, लिखेंगे सर द बैंड ऑफ अ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम obtained on a white screen when white light passes through a prism is called spectrum। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे सर स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये हमारे लिए क्या हो गया बच्चा, स्क्रीन हो गया, और इस स्क्रीन पे जो हमें व्हाइट कलर के जो स्प्लिटेड वाले कलर होते हैं, जो व्हाइट रेज होते हैं, जो उसके स्प्लिटिंग वाले कलर्स हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं जिस स्क्रीन पे, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चा, स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। और ये हमारे क्या हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया। यहां से व्हाइट लाइट क्या हुआ, इंसिडेंट किया। ठीक है, और इस प्रिज्म ने क्या किया, इस प्रिज्म ने इस व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर दिया इसके 7 कलर्स में, और ये 7 कलर्स हमें यहां मिल गए। ठीक, जो कि हमारे पास जो सबसे ऊपर वाली जो कलर है वो है रेड, और नीचे वाला कलर क्या है, वायलेट है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है सर यहाँ पे कि ये बताइए कि सर रेड वाला कलर और वायलेट वाला कलर, इन दोनों में सर इतना डिफरेंस क्यों दिखाई दे रहा है, आखिर ये स्प्लिट हुआ है तो क्यों हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है। तो चलिए ठीक है, इस वाले कारण को हम लोग अपने अगले वाले स्लाइड में देखेंगे, मगर इस वाले में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो दिया गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार, तो ये कह रहा है कि सर व्हाइट लाइट कंपोज ऑफ डिफरेंट कलर्स। हमें पता है कि सर जो व्हाइट लाइट होता है, ठीक है, वो कई सारे कलर से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसलिए प्रिज्म ने क्या किया, उन सभी कलर को अलग अलग कर दिया। दूसरी बात क्या कह रहा है, कह रहा है सर रेड हाईएस्ट वेवलेंथ, यानी जो रेड वाली जो लाइट होती है, जो रेड कलर वाली लाइट होती है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है, हाईएस्ट होती है। तो ये जो रेड वाली जो कलर दिख रही है हमें सबसे टॉप पे दिखाई देता है स्पेक्ट्रम पे, और जो आपका वायलेट वाला कलर है ये सबसे नीचे डाउन में दिखाई देता है स्पेक्ट्रम पर। ठीक है, तो इन सभी चीजों का प्रिंसिपल हम लोग देखेंगे सर आखिर ये क्यों, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है कि सर जो रेड वाली कलर है ये ऊपर है, टॉप पर है, और वायलेट वाला बिल्कुल बॉटम पे है। इसके पीछे का रीजन समझेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ और देखते हैं सर इसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक, तो यहां पे बात कर रहा है सर किसकी, कॉज की बात कर रहा है, कॉज ऑफ डिस्पर्सन। तो हमें कॉज के बारे में समझना होगा। तो कॉज क्या है इसका, ये कह रहा है कि सर डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज कॉज्ड बाय द चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट रे रिजल्टिंग इन एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ ईच वेवलेंथ बाय ए डिफरेंट अमाउंट। ठीक है, इसका ये कह रहा है कि सर जब भी व्हाइट रेज प्रिज्म पे इंसिडेंट करता है तो उस केस में क्या होता है कि जो प्रिज्म है उस व्हाइट रेज के जो डिफरेंट जो कलर के जो बने हुए थे, उन डिफरेंट वेवलेंथ जो होता है, उन सभी वेवलेंथ को हमने क्या किया, उसके स्पीड के थ्रू हमने उसको स्प्लिट कर दिया। यानी कि प्रिज्म का मतलब ये हुआ, जो प्रिज्म कर क्या रहा था, प्रिज्म ये कर रहा था कि सर जो आपके 7 कलर है ना, 7 कलर, ठीक है, इन 7 कलर में जो आपके रेड कलर हो गए, ब्लू कलर हो गए, ग्रीन कलर हो गए, ठीक है, इन सभी के स्पीड के अनुसार, क्योंकि इन सभी का वेवलेंथ जो है
वो अलग अलग है। तो जो सभी का जो वेवलेंथ अगर अलग अलग है तो सभी के स्पीड भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और हमें पता है कि सर ये वाला रेयरर मीडियम है, ये वाला डेंसर मीडियम है, ये वाला हमारा क्या होगा, फिर से रेयरर मीडियम होगा। तो होता क्या है कि जब कोई भी लाइट रेयरर से जब डेंसर में जाता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, चेंज हो जाती है। और हमें पता है सर रेड ब्लू ग्रीन इन तीनों कलर ऑफ लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो अलग होता है। अगर इन तीनों कलर ऑफ लाइट का वेवलेंथ अलग है तो इनके स्पीड भी अलग होंगे। तो जिनकी जितनी स्पीड होगी उतनी स्पीड से क्या होंगे, वो बाहर निकल जाएंगे। अब कैसे पता चलेगा कि सर इन दोनों में से स्पीड किसकी ज्यादा है, रेड ब्लू और ग्रीन की स्पीड कैसे ज्यादा होगी, कैसे पता चलेगा? तो आपको कुछ नहीं करना है सर, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है। मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है बच्चा, वो ये कहता है कि सर स्पीड इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये हमारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। यहां पर अगर देखा जाए तो सर डिस्टेंस इक्वल टू द स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, राइट। अब यहां पे देखा जाए सर क्या देख रहा है, हमें यह पता है कि सर जब भी कोई भी लाइट रेज रिफ्रैक्ट होता है तो उसका फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट होता है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है तो इसका मतलब क्या है सर, टाइम भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या हम इसी मैथमेटिकल इक्वेशन को अगर हमें फिजिक्स के टर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, लेकिन सर डिस्टेंस इक्वल टू द स्पीड इनटू कांस्टेंट, क्योंकि सर टाइम हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरी बात, अब यहां देखेंगे सर जो लाइट रेज है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसके लिए जो डिस्टेंस होता है हम उस डिस्टेंस को किस टर्म से लिखते हैं, वेवलेंथ के टर्म में लिखते हैं। तो यहां पर जो डिस्टेंस हम उसको कैसे लिखेंगे, लैम्डा के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। स्पीड को हमने किससे लिखा, v से लिखा, और क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक। अब यहां से हमें एक चीज पता है सर फिजिक्स के नियम के अनुसार कि सर अगर कांस्टेंट लिखा हुआ, इक्वल और कांस्टेंट अगर दोनों साथ में है तो हम यहां क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल का साइन लगा देंगे। तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, राइट। अब यहां से देखा जाए सर जो ये रेड वाला कलर है, जो रेड वाला कलर है इसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अगर इसकी वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि देखा जाए वेवलेंथ फॉर रेड, इसकी वेलोसिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। वेवलेंथ फॉर रेड कलर, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, ब्लू कलर के कंपैरिजन में, ठीक। एंड ग्रीन कलर के रिस्पेक्ट में। यानी कि सर जिसकी वेवलेंथ अगर ज्यादा है, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ अगर ज्यादा है उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि सर इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी भी स्पीड क्या होगी, जैसे किसके रिस्पेक्ट में हम बात करें, ब्लू के, तो मान लेते हम ब्लू के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो क्या होगा, अगर रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा है तो रेड कलर की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, ब्लू कलर के कंपैरिजन में देखा जाए। तो इसके अनुसार क्या होगा बच्चा, इसके अनुसार ये होगा कि सर जो रेड कलर वाला है वो क्या होगा, उसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होगा, रेड कलर क्या होगा, पहले ही निकलेगा और स्पेक्ट्रम पे दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद ब्लू वाला दिखाई देगा। तो भाई जो सबसे पहले स्पेक्ट्रम पहुंचा वो कहां पे दिखेगा, सबसे टॉप पे दिखेगा। और जो थोड़ा सा लेट पहुंचा स्पेक्ट्रम पे तो हमें क्या होगा, उसके जस्ट डाउनवर्ड दिखेगा। तो इसी तरीके से क्या होता है, हमारा डिस्पर्सन देखने को मिलता है प्रिज्म के थ्रू, ठीक है। और अगली बात क्या कह रहा है यहाँ पे, अगली बात ये कह रहा है सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार कह रहा है सर डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट हैव अ डिफरेंट स्पीड्स द रिफ्रैक्टिंग मीडियम सो दे बेंड थ्रू द डिफरेंट एंगल इनसाइड द प्रिज्म। यानी कि सर हमें पता है कि सर क्या, कि जो लाइट, जो व्हाइट लाइट था वो 7 कलर से मिलकर बने होते हैं और 7 कलर के जो वेवलेंथ होते हैं वो अलग अलग हैं। अगर वेवलेंथ अलग अलग है यानी कि चेंजेस है वेवलेंथ में, तो उनके स्पीड में भी क्या होगा, चेंजेस आएगा, ठीक है। अगर स्पीड में चेंजेस आएगा तो हमें पता है कि सर अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, ठीक है, स्नेल्स लॉ के अनुसार क्या होगा कि सर जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो पहले जाएगा और जिसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, वो थोड़ा सा लेट में जाएगा। जिसके थ्रू हमें क्या मिलता है सर, हमें एक पैटर्न दिखाई देता है कलर्स का, ठीक है। और इसी पैटर्न्स को हम लोग किस नाम से जाना जाता है, डिस्पर्सन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये हो गया सर इसका रीजन। अब चलते बच्चों हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों हम लोग किसकी, रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म यानी प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, ठीक। अब यहां पे देखा जाए जैसे कि हमारे पास सर एक प्रिज्म है, ठीक है। ये लाइट रे क्या हुई, इस पे इंसिडेंट की इस वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमारा कौन सा हो गया, ए बी हमारे लिए रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, ठीक। दूसरा साइड
जब ये लाइट क्या हो रिफ्लेक्ट होकर जब फिर से रेयरर मीडियम में आई तो दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गया हमारे लिए, एसी हो गया। और इन दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में एक कॉमन एंगल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ए, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्म एंगल। तो पहले समझना होगा कि सर इंसिडेंट रे क्या है, ठीक है। इंसिडेंट रे हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सर पीई, पीई हमारे लिए इंसिडेंट रे हो जाएगा। दूसरा चीज सर अगर देखा जाए इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे कौन सा होगा, इमर्जेंट रे हो जाएगा हमारे लिए आरएस, इमर्जेंट रे हमारे लिए हो जाएगा आरएस, ये वाला हमारे लिए क्या हो गया, आरएस हमारे लिए इमर्जेंट रे हो गया, ठीक, ये हो गए, ठीक। दूसरी बात सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको पता ही चल गया सर, टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, क्योंकि सर हमें पता है, क्या पता है कि सर प्रिज्म हम उन्हीं को कहते हैं जिनके पास क्या हो, टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, उनके बीच में क्या हो, कॉमन एंगल हो। तो दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन से हो जाएंगे इसके, ए बी एंड ए सी हो जाएंगे। अच्छा इसके कॉमन एंगल ए, एंगल ए हमारा क्या कहलाएगा, प्रिज्म एंगल कहलाएगा, प्रिज्म एंगल कहलाएगा, ठीक है। ये वाला हमारे लिए क्या कहलाएगा, प्रिज्म एंगल कहलाएगा। अब ध्यान रहे सर प्रिज्म एंगल डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है सर, लाइट किस वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट कर रही है। जैसे कि यहां पे देखा जाए इस वाले सरफेस से और इस वाले सरफेस से क्या हो रही है, लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, तो इनके बीच वाला जो एंगल है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म एंगल कहते हैं। रही बात अगर सर लाइट रे इस वाले सरफेस से और इस वाले सरफेस अगर रिफ्लेक्ट करता हूं, लाइट रे इस वाले सरफेस से ऐसे आया और ऐसे करते करते ऐसे चला गया, ठीक है, तो ये वाला जो सरफेस है इसके बीच का जो एंगल है, इस वाले एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिज्म एंगल कहलाएंगे। यानी कि अब क्या आ जाएगा, एंगल बी हमारे लिए प्रिज्म एंगल कहलाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला सी वाला हमारे लिए क्या कहलाएगा, प्रिज्म एंगल कहलाएगा, तब कहलाएगा जब लाइट रे इस वाले सरफेस और इस वाले सरफेस से क्या करता हो, रिफ्लेक्ट करता हो, ठीक है। तो प्रिज्म एंगल बच्चा क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि सर हम जो दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले रहे हैं जहां से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है उनका बीच वाला एंगल यानी कॉमन एंगल हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म एंगल कहते हैं, ठीक। ये हो गया प्रिज्म एंगल। अब यहां पे सर ये दिया एक एंगल डी, ठीक है, एंगल डी, इसको बच्चा बोलते हैं हम लोग डेविएशन एंगल, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, डेविएशन एंगल। कैसे ये समझ में आएगा, जैसे कि सर ये जो लाइट रे है ना, ये वाली लाइट रे, इसको जाना चाहिए तो बिल्कुल सीधे इस तरीके से निकल जाना चाहिए था। हुआ क्या कि सर ये जो लाइट रे है वो इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन ये इधर की तरफ मूव कर गया, ठीक। तो इनके बीच के ये जो एंगल देखने को मिल रहा है, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, डेविएशन एंगल बोलते हैं। तो इसको हम लोग डेल्टा से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेविएशन एंगल बन जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो ये हो गया बच्चा प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म में ये सारे चीज टर्मिनोलॉजी को हम लोग यूज करते हैं। अब चलते हैं बच्चा हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं सर फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ डेविएशन। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन में। तो जैसे यहां पे जो कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं, पहला दिया सर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या करता है, फैक्टर अफेक्ट करता है। दूसरा दिया है सर एंगल ऑफ प्रिज्म। तीसरा दिया है सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। एंड चौथा दिया है सर कलर ऑफ लाइट। अब ये समझना होगा सर ये कैसे होता है, ठीक है। ये इक्वेशन क्या है, तो बच्चा इक्वेशन ये है सर I प्लस ई माइनस ए इक्वल टू द डेल्टा। ये हमारे इक्वेशन है सर, ठीक है। अब इस इक्वेशन के थ्रू अगर आप देखोगे तो यहां पे देखने को मिल रहा है सर I हमारे लिए क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। E हमारे लिए क्या हो जाएगा, E हमारे लिए सर ये प्रिज्म, E हमारे लिए क्या होगा, जो इमर्जेंट रे हो गया, और A हमारे लिए क्या हो गया, प्रिज्म एंगल हो गया। तो सर ये जो डेविएशन है, ये डेविएशन किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है सर, इन तीनों फैक्टर पे क्या कर रहे हैं, ये डिपेंड कर रहे हैं, इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड कर रहे हैं। और चौथा दिया सर कलर ऑफ लाइट। कलर ऑफ लाइट पे भी क्या होता है बच्चा, डिपेंड करता है, ठीक है। कैसे कैसे डिपेंड करता है, जैसे रेड वाली लाइट हो या फिर कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट हो, उस पे भी क्या होता है, डेविएशन अलग अलग होंगे, ठीक है। जैसे आप देख रहे थे विबग्योर वाले केस में, ठीक है, डिस्पर्सन वाले केस में क्या हो रहा था, उसमें ये हो रहा था कि सर जो रेड वाला है, रेड वाला जो कलर है, ये इसका जो डेविएशन था बहुत ही ज्यादा कम था, ठीक है। किससे कंपेरिजन में, ब्लू वाले कंपेरिजन में, ठीक है। तो ये किससे पता चला, यानी कि सर जो डेविएशन होता है वो कलर पे भी डिपेंड करता है। यानी कि अगर रेड वाला कलर होगा तो उसका डेविएशन कम होगा, ठीक है। अगर वायलेट वाला कलर होगा तो उसका डेविएशन ज्यादा होगा। तो ये सर क्या है सर, फैक्टर अफेक्ट करता है। अब जैसे यहां पे सर एक ग्राफ दिया गया है सर, किसके बीच में ग्राफ दिया गया है, डेल्टा एंड आई के बीच में, ठीक है। आई हमारा इंसिडेंस एंगल हो गया और डेल्टा हमारे लिए डेविएशन एंगल हो गया, ठीक है।
तो इसके जो ग्राफ होते हैं बच्चा वो कुछ पैराबोलिक पाथ में होती है, लेकिन वो एग्जैक्ट पैराबोलिक पाथ नहीं होता है। ठीक है, हम उसको पैराबोलिक पाथ नहीं कहेंगे। जैसे इसका जो इक्वेशन बनता है कुछ इस तरीके से बनता है, ये होता है बच्चा इसका ग्राफ। अब यहां पे देखा जाए कि सर ये वाला जो एंगल है, जो सबसे ज्यादा मिनिमम डेविएशन है, इसको हम बोलते हैं सर DM, डेल्टा M। ठीक है, अब देखा जाए यहां पर ये वाला, ठीक है, इसे हम लोग I1 और इसे हम लोग I2 के रिस्पेक्ट में देख ले रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हमें क्या रहा, मिनिमम डेविएशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंसिडेंस एंगल पे जैसे हमने इस इंसिडेंस एंगल को हमने कम किया, ठीक है, इंसिडेंस एंगल कम किया, इसका डेविएशन हमें ज्यादा देखने को मिला। जब हमने इंसिडेंस एंगल को बढ़ाया तब पर हमें क्या हो रहा है, डेविएशन ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो बच्चा ये कुछ इस तरीके से था, ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है, ABC, और यहां से हमारे पास क्या है, ये है एंगल I। ठीक, ये बन गया सर इसका नॉर्मल। अब ये लाइट क्या होगी, टूवर्ड्स द बेस की तरफ मूव करेगी। उसके बाद यहां से एक और हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये अवे टू द चली जाएगी। पता है ना कैसे होता है, जैसे ये रेयरर है, ये डेंसर है, तो जब रेयरर से जब डेंसर में लाइट रे जाती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जा रही है, क्योंकि इसको जाना चाहिए था किधर, इसको जाना चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था। ये था सर इसका नॉर्मल। ठीक है, तो लाइट रे क्या हो गई, लाइट रे टूवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो गई, बेंड हो गई। ठीक है, टूवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड हो गई। अब इस वाले केस में देखेंगे, ये डेंसर, ये वाला डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो ये हो गया सर इमर्जेंट रे। ये डेंसर से रेयरर, इसको जाना चाहिए था किसे, इसको जाना चाहिए था सीधे। ठीक है, और ये इसका नॉर्मल है, तो देखो ये नॉर्मल से अवे हो गई है, ये नॉर्मल से अवे हो गई है, ये हो गया इमर्जेंट रे। राइट, अब यहां देखा जाए सर, अगर जैसे ही आप क्या करते हो, इस इंसिडेंस एंगल को I की वैल्यू अगर आप बढ़ाते हो, अगर आप इंसिडेंस एंगल की वैल्यू बढ़ाते हो, तो उस केस में भी जो डेविएशन होगा वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर इस इंसिडेंस एंगल की वैल्यू अगर आप क्या करते हो, कम करते हो, मिनिमम करते हो, फिर भी आपको डेविएशन क्या मिलेगा, आपको ज्यादा मिलेगा। एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे क्या होगा, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जो डेविएशन एंगल होगा वो सबसे ज्यादा मिनिमम होगा। और वो पर्टिकुलर सिचुएशन कब है, जब I इक्वल टू द E हो जाए, जब इंसिडेंस एंगल और इमर्जेंट एंगल दोनों क्या आ जाए, सेम हो जाए, उस केस में जो डेविएशन मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा। जैसे अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे, तो अगर I इक्वल टू E हो जाए, तो इस केस में ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर I प्लस I माइनस A इक्वल टू द डेल्टा मिनिमम। ये हो जाएगा सर 2I माइनस A इक्वल टू द DM। यानी कि सर मिनिमम डेविएशन कब मिलेगा, जब आपका इंसिडेंस एंगल और इमर्जेंट एंगल दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर है, उस केस में मिनिमम डेविएशन देखने को मिलता है। और जैसे हमने क्या किया, इंसिडेंस एंगल को बढ़ाया, इंसिडेंस एंगल को बढ़ाया, डेविएशन एंगल बढ़ जाएगा। और जैसे हमने इंसिडेंस एंगल को घटाया, तब पर भी हमारा क्या होगा, डेविएशन एंगल क्या जाएगा, बढ़ते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बच्चा होता है किसके लिए, प्रिज्म के लिए, इफेक्ट करता है डेविएशन एंगल को। रही बात है सर, ये जो ग्राफ हमने आपको बताया, ये सारी चीज टर्मिनोलॉजी आपको हमने बता रहे हैं, तो ये सब ये क्लास 10 के हिसाब से देखा जाए तो सफिशिएंट है। इसके पीछे का जो कारण है ये आपको क्लास 12 में मिलेगा। बट अभी के लिए बस आपको इतना समझना होगा कि सर जो डेविएशन एंगल होता है वो इन्हीं फैक्टर पे क्या करता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। अब ये इक्वेशन आया कहां से, कैसे आया है, ठीक है, इन सभी चीज को आप जब क्लास 12 में जाएंगे तब आपको ये पढ़ने को मिलेगा। ठीक, ये हो गया बच्चा प्रिज्म को लेकर। अब चलते हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं सर किसमें, डिफरेंस की बात करें सर, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ग्लास स्लैब और प्रिज्म। क्योंकि सर देखा जाए ग्लास स्लैब जो हो गया, ठीक है, ग्लास स्लैब हो गया और प्रिज्म हो गया, दोनों क्या है, ये दोनों जो ग्लास स्लैब हो गया, प्रिज्म हो गया, इन दोनों केस में क्या होता है, लाइट रेज 2 बार रिफ्लेक्ट करती है। दोनों केस में लाइट रेज 2 बार रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, तो पहला डिफरेंस है, जैसे मैं कहूं कि जो ग्लास स्लैब है ये सर डिस्पर्सन नहीं शो करता है, ये डिस्पर्सन नहीं शो करता, ये डिस्पर्सन शो ही नहीं करता है। लेकिन ये वाला क्या करता है, प्रिज्म वाला, ये शो करता है डिस्पर्सन, डिस्पर्सन शो करता है। मतलब क्या है सर, जो ग्लास स्लैब है, इस ग्लास स्लैब से अगर हमने व्हाइट लाइट को पास कराया ग्लास स्लैब के से, तो क्या होगा, ये ग्लास स्लैब क्या करेगा, जो इमर्जेंट रे होगा वो बिल्कुल ही व्हाइट रेज होगा, उसमें 7 कलर का स्प्लिटिंग नहीं होगा। लेकिन प्रिज्म में क्या होता है, ये 7 कलर में स्प्लिट कर देता है। ये तो पहला डिफरेंस हो गया।
दूसरा डिफरेंसेस क्या हो जाएगा इमर्जेंट रे के रिस्पेक्ट में। इमर्जेंट रे में क्या होगा सर, इसमें जो इमर्जेंट रे होगा, ठीक है, इमर्जेंट रे जो है, इमर्जेंट रे वो हमेशा क्या होगा, पैरेलल होगा टू इट्स ओरिजिनल पाथ ऑफ रे, यानी कि हमेशा क्या होगा, पैरेलल होगा। और इस वाले केस में क्या होगा सर, ये नहीं होगा, दोनों अलग हो गए, यानी कि इसमें क्या होगा, इमर्जेंट रे एंड ओरिजिनल जो रे होता है वो दोनों क्या होंगे, नॉन पैरेलल होंगे। ठीक है, तीसरा क्या डिफरेंसेस है, डायरेक्शन ऑफ लाइट को लेकर। ठीक है, इसमें डायरेक्शन ऑफ लाइट की बात किया जाए तो सर इसमें डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, सेम रहता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ लाइट सेम नहीं होता है, नॉट सेम होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, चेंज हो जाता है। चलिए इसको एक एग्जांपल तक देख लेते हैं सर ये कैसे हो रहा है। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे, सपोज करते हैं कि सर ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, ए बी सी डी। ठीक, अब इसमें होगा क्या बच्चा, जैसे कि हमारे पास ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है सर, लाइट रे सपोज करते हैं यहां से हमने इस तरीके से इंसिडेंट कराया। ठीक है, इसको जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा। ठीक है, इसको जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा। एक मिनट इसको इरेज कर दे। ये सपोज करते हैं हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराया। ठीक है, इसको जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा, ऐसे इसको ज्यादा सीधे जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि सर ये रेयरर मीडियम है और ये जो ग्लास स्लैब है वो डेंसर मीडियम है। ठीक है, यहां पे सर एक नॉर्मल आप ड्रा करोगे तो हमें पता है कि सर जब भी कोई भी लाइट रेयर से डेंसर जाता है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल क्या आता है, बेंड हो जाता है। तो ये इधर की तरफ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। ठीक, यहां से एक और क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक, अब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, अब डेंसर से रेयर की तरफ लाइट जा रहा है तो ये क्या होगा सर, अवे जाएगा, ये अवे चला गया। ठीक है, ये हो गया बच्चा इमर्जेंट एंगल। ठीक है, और ये हुआ आई इंसिडेंस एंगल। अगर आप ध्यान से देखोगे सर, इमर्जेंट वाला ये था सर था ओरिजिनल वाला, जो डॉटेड लाइन दिखाई जा रहा है तो ये क्या है सर, ये ओरिजिनल पाथ है और ये इमर्जेंट वाला रे पाथ है। दोनों देखे, ये सर दोनों जो रेज है ना वो पैरेलली क्या हो रहे हैं, पास कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी हमने यही चीज बताया था किसमें, इस वाले केस में इमर्जेंट रे जो होता है ये ओरिजिनल पाथ से पैरेलली क्या करता है, पास करता है। दूसरी चीज, डायरेक्शन ऑफ लाइट की बात किया जाए, देखिए डायरेक्शन ऑफ लाइट इसको जाना था सीधे, तो ये सीधे की तरफ जाना था, और इमर्जेंट रे भी क्या हुआ, सीधे की तरफ गया, मतलब बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ गया। इसमें जो डायरेक्शन है सर, डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं मिला, डायरेक्शन सेम रहा। ठीक है, बस क्या हुआ, ये जो ओरिजिनल पाथ है उससे बस इमर्जेंट रे पैरेलल बना दिया। ठीक है, ये पैरेलल लाइट हो गया। ठीक, इसी केस में बात करते हैं सर प्रिज्म को लेकर, तो प्रिज्म में होता क्या है, जैसे कि हमारे पास सपोज करते हैं एक प्रिज्म है। ठीक, यहां से लाइट रे पास कराएं, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये लाइट रे ऐसे गया और ये इमर्जेंट रे बन गया। अगर बात करते हैं सर लाइट रे जाना कैसे था, ठीक, ये हो गया सर इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे से लाइट रे को बिल्कुल ही सीधे जाना था। ठीक है, और ये गया कैसे, ये बिल्कुल इस तरीके से बना गया और ये इमर्जेंट एंगल बना दिया। ठीक, और ये हो गया बच्चा आई इंसिडेंस एंगल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए सर, ये जो दोनों रे है ना वो कैसे नॉन पैरेलल है, तो इसलिए क्या है सर, इमर्जेंट रे जो होता है वो ओरिजिनल रे के क्या हो जाता है, नॉन पैरेलल हो जाता है। दूसरा चीज, इसमें जो डायरेक्शन और डायरेक्शन बदल गया है, देखिए इसका डायरेक्शन बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है और इसकी डायरेक्शन किधर है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि प्रिज्म वाले केस में लाइट को क्या कर देता है, डायरेक्शन भी बदल देता है। ठीक है, तो बच्चा ये हो गया सर मेन डिफरेंसेस बिटवीन द ग्लास स्लैब एंड प्रिज्म। ठीक है, और क्या क्या ले सकते हैं डिफरेंसेस में, डिफरेंसेस में ये ले सकते हैं सर, जो ग्लास प्रिज्म में जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, जो टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है, उनके बीच में क्या है सर, कोई भी कॉमन एंगल नहीं है, कोई भी कॉमन एंगल नहीं है। लेकिन सर इसमें देखा जाए सर, इसमें क्या है सर, एक कॉमन एंगल भी आ जाता है। ठीक है, तो प्रिज्म में क्या है सर, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में एक कॉमन एंगल होता है और ग्लास स्लैब में दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में कोई भी कॉमन एंगल नहीं होता है। तो ये सारे आप डिफरेंसेस आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार लिख सकते हैं। चलते हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं सर रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर टू गिव व्हाइट लाइट। अगर हमने क्या किया, हमने एक प्रिज्म लिया और प्रिज्म में हमने क्या किया, एक व्हाइट लाइट को पास कराया और प्रिज्म ने क्या किया, उस व्हाइट लाइट को 7 कलर में स्प्लिट कर दिया। ठीक,
अब हमने क्या किया, एक और प्रिज्म लिया और उस प्रिज्म को हमने क्या कर दिया, बिल्कुल इस तरीके से सिचुएट कर दिया। तो ये जो 7 कलर थे, इन्हीं 7 कलर क्या कर दिया, वो रिकंबाइन कर दिया और एक फिर से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये कैसे हो रहा है, जैसे आप कह रहा है कि सर द प्रिज्म बाय इटसेल्फ प्रोड्यूस नो कलर। अच्छा, यहाँ पे सर एक चीज बताया जा रहा है कि सर जो रिकॉम्बिनेशन हो रही है, ठीक है, ये रिकॉम्बिनेशन ये बता रहा है कि सर जो प्रिज्म होता है वो खुद से 7 कलर नहीं प्रोड्यूस करता है। ये व्हाइट लाइट का क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है व्हाइट लाइट के अंदर, व्हाइट लाइट जो होता है वो खुद से 7 कलर में बना होता है, वो 7 कलर में क्या हो रहा है, बस स्प्लिट हो रहा है। प्रिज्म 7 कलर नहीं प्रोड्यूस करता है। तो ये रिकॉम्बिनेशन का एक क्या हो गया, एक बहुत ही अच्छा एक आपके लिए एक क्लू मिला, एक अच्छा एक्सप्लेनेशन मिला कि सर जो रिकॉम्बिनेशन वाला जो प्रिज्म होता है ये शो करता है कि सर ये सिर्फ और सिर्फ व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर रहा है, ये खुद से 7 कलर को प्रोड्यूस नहीं करता है। अब जैसे यहाँ पे देखा जाए कि सपोज करते हैं ये सर हमारे पास एक प्रिज्म है, यहां से सर हमने क्या किया, एक व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराया। अब ये प्रिज्म क्या किया, ये प्रिज्म ने इस व्हाइट लाइट को डिस्पर्स कर दिया 7 कलर में। ये 7 कलर हमें यहां पे देखने को मिल गया। ठीक है, रेड एंड वी, ठीक है, विबग्योर हो गया। ठीक, अब हमने क्या किया, एक हमने जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में ही एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर दिया, एक प्रिज्म को हमने यहाँ पे सिचुएट कर दिया। अब क्या करेगा, जो 7 कलर इस प्रिज्म से पास करेंगे तो यहां से क्या होगा, एक व्हाइट लाइट इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। ये व्हाइट लाइट फिर से निकल गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो रिकॉम्बिनेशन, ये हमारा डिस्पर्सन हुआ। ठीक है, डिस्पर्सन का मतलब क्या हुआ कि सर व्हाइट लाइट को 7 कलर में तोड़ दिया। अब रिकॉम्बिनेशन में क्या हुआ, सर 7 कलर को क्या कर रिकंबाइन करके किसमें कन्वर्ट कर दिया, व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गया बच्चा किसके लिए, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स टू गिव व्हाइट लाइट। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले वाले स्लाइड की तरफ। ठीक, अब बात करते हैं किसके बीच में, मोनोक्रोमेटिक एंड पॉलीक्रोमेटिक लाइट में। यहां पे बच्चा ध्यान से देखा जाए, जैसे ये वर्ड लिखा गया है मोनोक्रोमेटिक, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक। तो मोनोक्रोमेटिक, मोनो का मतलब क्या होता है बच्चा, सॉरी, मोनोक्रोमेटिक, मोनो का मतलब क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, या फिर सिंगल होता है। ठीक है, सिंगल होता है। ठीक है, अब क्रोमेटिक, क्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कलर। ठीक है, अगर कोई भी लाइट है, अगर वो सिंगल कलर का है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं। ठीक है, और पॉलीक्रोमेटिक किसे बोलते हैं, पॉली का मतलब क्या हो गया बच्चा, बहुत सारे होंगे, मोर देन वन। अक्रोमेटिक मतलब कलर, यानी कि वो लाइट रे जिसमें मोर देन 1 कलर आते हैं उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीक्रोमेटिक। और वह लाइट रे जो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल कलर पाए जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक। तो रही बात है सर इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी, जैसे कि बात करते हैं सर पॉलीक्रोमेटिक का, तो पॉलीक्रोमेटिक का जो एग्जांपल हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सन रेज कहलाएगा। सन रेज क्या होता है, एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट होता है, क्योंकि वो व्हाइट कलर का होता है, उसके अंदर 7 कलर के मिलके बने होते हैं। ठीक, रही बात है सर ये मोनोक्रोमेटिक कौन सा होता है, तो सर इसके लिए क्या है सर, एक जब सपोज करते हैं कि सर अगर हमारे पास एक सोडियम मेटल है, ठीक है, अगर जो सोडियम मेटल का जो वेपर स्टेट आता है, जो वेपर वाले जो गैस आते हैं, सोडियम मेटल का जो वेपराइज वाला जो गैस है, ठीक है, वो जो वेपराइज गैस है सोडियम का, वो क्या प्रोड्यूस करता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस करता है। सोडियम का जो वेपराइज गैस होता है वो एक क्या प्रोड्यूस करता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस करता है। वो बिल्कुल थोड़ी सी येलोइश कलर की होती है। ठीक है, यानी कि जो सोडियम हो गया, सोडियम का जो वेपराइज गैस हो गया, वो क्या प्रोड्यूस करता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस करता है। और जो सन रेज होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, ये एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों हम लोग अपने अगली स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं सर रेनबो की। ठीक है, रेनबो क्या होता है। ठीक, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार देखा जाए तो हमें क्या स्टेटमेंट बोलना पड़ेगा, तो पहले ये देख लेते हैं। जैसे कह रहा है, इट इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द फॉर्म ऑफ बो अपीयरिंग इन द स्काई विद द सनशाइन ऑन रेन ड्रॉप्स आफ्टर अ रेन शावर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, क्या है रेनबो कैसे प्रोड्यूस होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास सपोज करते हैं सर, एक जब बारिश होती है, ठीक है, तो उस केस में हमारे एटमॉस्फेयर में
वाटर ड्रॉपलेट होते हैं। ठीक है, अब उस वाटर ड्रॉपलेट क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास सन है, सन ने क्या किया, व्हाइट लाइट को भेजा, और ये व्हाइट लाइट क्या हुआ, इस वाटर ड्रॉपलेट के पहले वाले सरफेस पे क्या हुआ, स्ट्राइक किया। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखा जाए तो सर ये जो एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एयर होते हैं, तो ये वाला जो मीडियम है, ये वाला मीडियम, एयर वाला मीडियम हमारे लिए क्या कहलाएगा, रेयरर कहलाएगा। और ये जो वाटर ड्रॉपलेट है, ये वाटर ड्रॉपलेट हमारे लिए क्या कहलाएगा, डेंसर मीडियम कहलाएगा। ठीक है, डेंसर मीडियम। अब हुआ क्या है, जैसे ही व्हाइट लाइट इस वाटर ड्रॉपलेट के पहले वाले सरफेस पे इंसिडेंट की, तो यहां पे क्या हुआ सर, मीडियम में चेंज देखने को मिला। जब मीडियम में चेंज हुआ, जब रेयरर से जब डेंसर में लाइट गया, तो वहां पे क्या हुआ बच्चा, रिफ्रैक्शन हुआ। यानी कि ये जो पहला पॉइंट है बी, इस पहले पॉइंट बी पे क्या देखने को मिला, हमें रिफ्रैक्शन में देखने को मिला। अब जैसे रिफ्रैक्शन देखने को मिला, तो हमें पता है कि सर प्रिज्म वाला जो केस था, प्रिज्म वाला केस क्या कर रहा था कि सर लाइट रेस को क्या कर रहा था, डिस्पर्स कर दे रहा था। तो ये क्या करेगा, इस पॉइंट वाले बी से इस व्हाइट लाइट को क्या कर देगा, डिस्पर्स कर देगा इसके 7 कलर में। अब क्या होगा, ये 7 कलर में जो स्प्लिट हुए दिखाई दे रहे हैं, ये 7 कलर इस वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे सी पे क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो सी वाला पॉइंट है, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हमें TIR देखने को मिलेगा। TIR का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि हम लोग लाइट वाले चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो इस वाले सी में क्या होगा, TIR होगा। TIR का मतलब क्या होता है बच्चा, कि जिस उसी मीडियम में क्या हो, लाइट रिफ्लेक्ट कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डेंसर मीडियम में अगर लाइट खुद से ही रिफ्लेक्ट कर जा रही है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, TIR बोलते हैं। तो यहाँ पे सर TIR हमें देखने को मिला, ये जो 7 कलर है इस पॉइंट सी पे इंसिडेंट किया, स्ट्राइक किया, तो इसी को क्या हुआ, 7 कलर ही TIR हो गए। ठीक है, TIR हो गए। उसके बाद ये जो 7 कलर हैं, फिर से ये पॉइंट डी पे स्ट्राइक किए। ठीक, अब अगर ये पॉइंट डी पे स्ट्राइक किए, तो अब देखा जाए, अब डेंसर से फिर से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, रेयरर में कन्वर्ट हो रहा है। रेयरर में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या होगा, लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगा, तो फिर से ये रेड कलर और ये वायलेट का, ये जो हमें 7 कलर जो हमें मिला था इसके अंदर TIR के थ्रू, तो ये 7 कलर हमें बाहर की तरफ दिखाई देगा और एक रेनबो शो कर जाएगा। ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है, तो इसका स्टेटमेंट शो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि कह रहा है कि सर रेनबोज आर फॉर्म व्हेन सनलाइट इज स्कैटर्ड फ्रॉम अ रेनड्रॉप्स इनटू द आईज ऑफ एन ऑब्जर्वर। ठीक है, यहां पे देखा जाए, अच्छा एक चीज और, इस स्टेटमेंट के थ्रू पहले एक और चीज देखेंगे। सर अगर आपसे मैं कहूंगा, क्या ये जो वाटर ड्रॉपलेट है, क्या ये प्रिज्म की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो कहेंगे सर बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए प्रिज्म की तरह ही बिहेव कर रहा है। क्योंकि जैसे अभी हमारे पास जो इसके पहले वाला जो था प्रिज्म, जो ग्लास स्लैब की हम लोग बात कर रहे थे, तो ग्लास स्लैब में क्या होता था, 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस था, देखो यहाँ पे 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गए। ठीक है, और ये क्या हुआ, बिल्कुल सर ये व्हाइट रेज को 7 कलर में इसको तोड़ दिया, तो ये हमारे क्या हुआ, वाटर ड्रॉपलेट एक प्रिज्म की तरह बिहेव कर गया। ठीक, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, लाइट रे 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस से पास कर रहा है। अगली बात क्या कर रहा है, कह रहा है फॉर्म ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। यानी कि जो हमें रेनबो मिलता है, ये रेनबो मिलने के लिए सर कॉम्बिनेशन होता है, 3 चीज का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है, रिफ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, डिस्पर्सन का मिल रहा है एंड TIR का मिल रहा है। ठीक है, यानी कि रेनबो कैसे मिलता है, रेनबो कब फॉर्म होता है, जब हमारे पास 3 कंडीशन अप्लाइड हो, 3 पैटर्न आते हो। कौन कौन सा, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड TIR। यानी कि लाइट रे, अगर जो भी हमें रेनबो दिखाई दे रहा है, इस केस में व्हाइट जो ड्रॉप है, वाटर ड्रॉपलेट है, ये वाटर ड्रॉपलेट क्या कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन और TIR एक ही लाइट को 3 बार में क्या कर रहे हैं, पैटर्न को चेंज कर रहे हैं। तो हमारा क्या दे दे रहा है, क्या दे दे रहा है, रेनबो प्रोड्यूस कर दे रहा है। अगली बात क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर ऑलवेज फॉर्म इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। यानी कि सर जो रेनबो होगा, ये कंडीशन हमेशा याद रहे कि सर जब भी रेनबो फॉर्म होगा, वो रेनबो हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में ही फॉर्म होगा। ठीक है, हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होगा। और यहां पे कह रहा है सर वाटर ड्रॉपलेट एक्ट्स लाइक अ स्मॉल प्रिज्म, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट क्या कर रहा है, एक स्मॉल प्रिज्म की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे आप कह सकते हो, क्योंकि सर ये 7 कलर में व्हाइट रेस को डिस्पर्स कर दे रहा है। तो ये बच्चा हो गया रेनबो वाले केस में। ठीक है, तो ये सारी स्टेटमेंट आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार लिखना होगा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक, अब बात करते हैं सर किसकी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, पहली बात ये समझना कि सर ये एटमॉस्फेयर क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय एटमॉस्फेयर।
ठीक है। तो एटमॉस्फेयर का डिफिनेशन क्या होता है बच्चा? द लेयर ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। अब बात करते हैं सर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की। इसका मतलब क्या है कि सर जो लाइट रेज होगा वो सारे लाइट रेज क्या होंगे हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होंगे? रिफ्लेक्ट होंगे। जो भी लाइट रेज जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर में उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। दूसरी बात, हमारे एटमॉस्फेयर में क्यों लाइट रे रिफ्लेक्ट कर रहा है? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि सर हमें अभी जस्ट पता चला कि सर एटमॉस्फेयर का मतलब होता है कि सर द लेयर ऑफ एयर, यानी कि सर जो लेयर है एयर का उसी को हम लोग क्या बोले? एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं। और वो हर एक लेयर की जो डेंसिटी होगी वो अलग अलग होगी। ऑप्टिकल डेंसिटी हर एक लेयर की अलग अलग होगी। और अगर ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है हर लेयर की तो उस केस में क्या होगा? हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन बोलते हैं। चलते हैं हम लोग अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार देख लेते हैं सर इसके अनुसार हम लोग क्या लिखेंगे एग्जाम में। तो ये है कि सर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इंट्रोड्यूस्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये तो क्लियर ही होगा। अगली बात क्या कह रहा है? कह रहा है कि सर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन अकर्स बिकॉज द डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर वेरी इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। क्योंकि सर जितने भी लेयर है एयर के उन सभी लेयर में ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। अगली बात क्या कह रहा है? कह रहा है कि सर इट इज कॉज्ड बाय द वेरिड ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर लेयर्स। यानी कि सर ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होंगे तो इसकी वजह से क्या होगा? रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके एग्जांपल क्या क्या है? एग्जांपल ये है कि अपरेंट पोजीशन किसकी अपरेंट पोजीशन की बात कर रहा है सर? सन की या फिर स्टार्स की, एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट एटसेट्रा। ये सब किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। तो ये बच्चा हो गया एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब चलते हैं बच्चों हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। तो हम लोग बात करें किसकी? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की। ठीक, तो इसमें क्या देखना है सर? ठीक, अब जैसे यहां पे कह रहा है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन द स्टार सीम्स टू बी ट्विंकल इन द नाइट स्काई ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। यानी कि अगर बच्चा अगर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार दे दिया जाए एग्जाम में, अगर इसके बारे में लिखना हो तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही लिखना होगा कि सर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है? हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार देखने को मिलता है। ठीक है, अब एक चीज और क्वेश्चन आता है, क्या सच में स्टार ट्विंकल करता है? तो कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, स्टार ट्विंकल नहीं करता है, बस एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा हमें दिखाई देता है कि स्टार क्या कर रहा होगा? ट्विंकल कर रहा है। ठीक है, एक बार स्टार की जो लाइट है वो ब्राइट है और एक बार स्टार की लाइट क्या है? डिम है। तो ये हमारे लिए क्या होता है? जब ब्राइट डिम जब ऐसे देखने को मिलता है तो हमें ऐसा फील होता है कि वो क्या कर रहा है? ट्विंकल कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सर इसका रीजन क्या है। जैसे यहाँ कह रहा है कि सर व्हेन स्टार लाइट एंटर्स द एटमॉस्फेयर इट इज अफेक्टेड बाय विंड्स इन द एटमॉस्फेयर एंड एरियाज विथ डिफरेंट टेम्परेचर एंड डेंसिटी। दिस कॉज द लाइट फ्रॉम द स्टार टू ट्विंकल व्हेन सीन फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, जब भी हम लोग ग्राउंड से जब देखें तो ऐसा फील होता है कि लाइट क्या हो रहा है? जो स्टार की जो लाइट है वो क्या कर रही है? ट्विंकल कर रही है। क्यों? क्योंकि जब स्टार से जब लाइट आती है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर पे तो जब डिफरेंट लेयर से जब पास करती है तो डिफरेंट लेयर पे क्या होता है? उसी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है और ये बार बार रिफ्लेक्शन जो हमें देखने को मिल रहा है और इसी बार बार रिफ्लेक्शन की वजह से क्या हमें फील होता है कि जो स्टार है वो क्या कर रहा है? ट्विंकल कर रहा है। ठीक है, इसी बारे में हम लोग अपने अगले स्लाइड में देखेंगे सर ये कैसे हो रहा है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक, अब जैसे यहां कह रहा है सर अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। ठीक है, अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, और इसी केस में आपको हम समझा रहे हैं बच्चे कैसे ये ट्विंकल करता है। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे सर ये जो स्टार का एक्चुअल पोजीशन है ए और बी वाला क्या है हमारे लिए? अपरेंट पोजीशन है। अब देखा जाए कि सर यहां पे ऑब्जर्वर है और इस ऑब्जर्वर ने इस स्टार को अगर देख रहा है तो इसके पहले हम लोग बात करते हैं सर किसकी? अभी हम लोग बात करते हैं सर अपरेंट पोजीशन पे, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सर ट्विंकलिंग का। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे, सपोज करते हैं सर ये स्टार है और ये हमारा ऑब्जर्वर, इसके बीच में क्या होगा? एटमॉस्फेयर आ जाएगा। तो एटमॉस्फेयर के क्या होंगे? कई सारे लेयर्स होंगे। तो ये कई सारे लेयर्स यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखा जाए जैसे सपोज करते हैं बच्चा यहां से क्या हो रही है? लाइट रिप, यानी कि जो एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार यहां से लाइट क्या हो रही है? स्टार से आ रही है इस तरीके से। ठीक, अब क्या होगा
कि सर यहां पे देखेंगे इस वाले सरफेस पे क्या करेंगे सर, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो भैया इसको जाना चाहिए था बिल्कुल सीधे की तरफ, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो गई, बेंट हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, जब दूसरे लेयर पे आया तो यहां भी सर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इस केस में देखेंगे इस लाइट रे को बिल्कुल इस तरीके से जानी चाहिए थी, लेकिन क्या हो गई, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। ठीक, अब इस थर्ड वाले लेयर में आएंगे, थर्ड वाले लेयर में भी क्या हो रहा है, इसको इस तरीके जाना चाहिए था, ये यहां पे आ गया। ठीक, और फोर्थ वाले लेयर में भी सेम पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है और लाइट रे हमारे ऑब्जर्वर की आंखों में चला गया। अब क्या हो रहा है, जब ये ऑब्जर्वर इस लाइट रे को देखेगा तो ऐसा उसको फील होगा कि इससे ये जो लाइट रे है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, बिल्कुल कहां से आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। यानी कि इसका जो ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार देखेंगे, इसे ऐसा फील होगा कि ये जो लाइट रे आ रहा था स्टार से, बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन से आ रहा था। इसलिए जो एक्चुअल पोजीशन था स्टार का वो किधर की शिफ्ट हो गया, बी की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये जो बी की तरफ शिफ्ट हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है सर, इस ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार। यानी कि ये जो हमने बनाया, ठीक है, ये जो डायरेक्शन बताया गया है, इस ऑब्जर्वर व्यू के अनुसार क्या आ जाएगा सर, ये लाइन ऑफ साइट कहलाएगा, ये लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब लाइन ऑफ साइट के अनुसार देखेंगे इस ऑब्जर्वर को ये फील होगा कि सर लाइट रे है ना, वो लाइट रे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन से आ रहा था, यानी कि एक लाइन ऑफ साइट के थ्रू आ रहा था, तो इसलिए इसका जो अपरेंट पोजीशन होगा वो ए से बी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बच्चा होता है अपरेंट शिफ्ट ऑफ स्टार्स। ठीक है, दूसरी बात सर ये ट्विंकल क्यों कर रहा है, अब देखा जाए सर ये लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट है इस ऑब्जर्वर का देखने का। अब जैसे अगर सपोज करते हैं कि सर हमें इतना तो बस बात पता चल गया है कि सर जब भी कोई भी स्टार्स की जो लाइट आ रही है, स्टार्स की लाइट वो बार बार रिफ्लेक्ट होने की वजह से उसका जो पोजीशन है वो शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और जैसे उसका पोजीशन शिफ्ट हो गया तो ये हमारा लाइन ऑफ साइट बन गया जो हम लोग देख रहे हैं। अब क्या हुआ, जैसे सपोज करते हैं कि अगर स्टार की जो पोजीशन है, अगर स्टार की पोजीशन अगर इसी लाइन ऑफ साइट पे आती है, उस केस में स्टार जो होगा वो बिल्कुल ही ब्राइट दिखेगा, बिल्कुल ही ब्राइट दिखेगा। लेकिन जैसे ही अगर ये स्टार की पोजीशन इस लाइन ऑफ साइट से थोड़ी सी भी अगर आगे बढ़ गई, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, डिम हो जाएगा। ठीक है, उस केस में जो लाइट रेज होंगे वो डिम दिखाई देंगे। ठीक है, और ये जो लाइन ऑफ साइट होता है ना ऑब्जर्वर के अनुसार, ये बार बार चेंज होता रहता है, क्योंकि सर हमें पता है कि सर अर्थ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर अर्थ रिवॉल्व कर रहा है तो उसके एटमॉस्फेयर भी तो रिवॉल्व कर रहे होंगे, रोटेट, रिवॉल्व भी कर रहा है प्लस रोटेट भी तो कर रहा है। अगर रोटेट कर रहा है अर्थ तो इसका एटमॉस्फेयर भी तो रोटेट कर रहे होंगे। अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर अगर रोटेट कर रहे होंगे तो सर इसमें जो लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा होगा। और जब लाइन ऑफ साइट बार बार चेंज होगा तो जब स्टार का जो अपरेंट पोजीशन है अगर इसी लाइन ऑफ साइट पे पड़ता है तो उस केस में स्टार की जो लाइट होती है वो ब्राइटर होती है, और जैसे लाइन ऑफ साइट से थोड़ी सी भी शिफ्ट हुई तो क्या होगा, डिम हो जाएगा। और ये बार बार हमें देखने को मिलता है, इसीलिए हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा स्टार है वो ट्विंकल करते हुए दिखाई दे रहा है। तो सर इस वाले एग्जांपल से हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी कवर होता है और इस वाले एग्जांपल से अपरेंट पोजीशन भी शिफ्ट हो जाता है। अब इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार आप क्या लिखेंगे, जैसे यहां लिखा गया है कि सर स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर। ठीक है, अब जो हम लोग स्टार देखते हैं ना नाइट में, ठीक है, वो जितनी हाइट पे हमें देखते हैं, जितनी हाइट जितनी दूरी पे है वो एक्चुअली उतनी दूरी पे नहीं है, तो इसके करीब होते हैं, वो हमें ऐसा फील होता है कि बहुत ज्यादा हायर है। दूसरी बात क्या कह रहा है सर, कह रहा है इट आल्सो हैपेंस ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, यानी कि सर ये जो अपरेंट पोजीशन या फिर ये जो शिफ्ट हो रहा है पोजीशन का, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि सर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया या फिर अपरेंट पोजीशन हो गया स्टार का या फिर सन का, ये किसकी वजह से होता है, ये होता है सर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं सर एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। ठीक है, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट ये भी क्या होता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बोर्ड वाले एग्जाम में इसको कैसे कवर करेंगे, जैसे 2 मिनट का डिफरेंसेस आता है। ठीक है, इसको कैसे कवर करेंगे, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे सर ये कैसे हो रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से होगा जो इसके पहले वाले स्लाइड में हमने देखा था। जैसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट आर फिनोमिना कज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो याद रहे सर, जब भी चाहे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो, चाहे अपरेंट पोजीशन हो, चाहे इसकी बात करता हो,
ठीक है, जो भी एटमॉस्फेयर के रिलेटेड से कोई भी काम कर रहा हो तो आपको पहला पॉइंट हमेशा याद रहे कि हमें सिर्फ इतना लिखना होगा, सर ये जितनी भी चीजें हैपेंस हो रही हैं ये सब किसकी वजह से हो रहे हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है। दूसरा चीज क्या कह रहा है, कह रहा है सर इन दिस द सन अपीयर्स टू राइज अर्ली बाय 2 मिनट्स एंड सेट लेट बाय 2 मिनट्स। यानी कि जो हमें ये जो सनराइज देखने को मिलता है, ठीक है, ये सनराइज एक्चुअली 2 मिनट पहले ही हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, एक्चुअली अगर देखा जाए अभी सनराइज हुआ नहीं है, अब अभी हमारा अर्थ, अभी जो सन है वो सनराइज अभी नहीं हुआ है, लेकिन वो 2 मिनट पहले हमें दिखाई दे देता है कि हाँ सर सनराइज हो गया है। और जब वो डिले होता है, ठीक है, जब डिले होता है, जब सनसेट होता है, तो सनसेट वाले केस में क्या होता है, वो 2 मिनट के बाद सनसेट होता है। ये किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं सर ये कैसे हो रहा है। जैसे कि सपोज करते हैं सर यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, ये हमारा अर्थ हो गया, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक, इस ऑब्जर्वर से, यानी कि जो अर्थ है ना, ये जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ का जो सबसे टॉप वाला व्यू है, ठीक है, जो अर्थ का जो सरफेस है, इस सरफेस से क्या करते हैं हम लोग, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं सर, होराइजन का नाम दे रहे हैं। ये हमारे लिए क्या हो गया, होराइजन हो गया। अब ये जो होराइजन है, ये होराइजन ही क्या करेगा, ये हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो बताएगा कि सर सनराइज हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर होराइजन से ऊपर की तरफ अगर सन है तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, सनराइज कहलाएगा। अगर होराइजन से नीचे है तो ये हमारे लिए क्या बताएगा, सनसेट बताएगा। अब बात करते हैं सर रियल पोजीशन ऑफ सन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर यहां ध्यान देखा जाए तो सर रियल पोजीशन क्या है सन का, ये है, ठीक। अब सन से क्या हुआ, लाइट रे आई इस तरीके से, और सपोज करते हैं सर यहां पे अगर ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर को देखने को ये मिलेगा कि सर लाइट रे जो है वो यहां से आ रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल की तरफ देखा जाए यहां पे, जैसे सपोज करते हैं कि जैसे यहां पे देख लिया जाए, ठीक, सपोज करते हैं बच्चा ये हमारे पास एक अर्थ है, ठीक, और यहां पे एक सर ऑब्जर्वर है, ठीक, और ये हो गया सर इसका होराइजन, ठीक है, ये हो गया होराइजन, ठीक। अब क्या हो गया, अगर होराइजन से नीचे हमारे पास क्या है, सन है, इसके बिलो है, होराइजन के बिलो है सन, ठीक, ये हमारा सन हो गया, ठीक, ये इसका रियल पोजीशन हो गया। अगर सन से अगर लाइट रे आ रही है इस तरीके से, इसकी आंखों में पड़ रही है इस तरीके से, ठीक, ये वाला, तो ये जो ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर को ऐसा फील होगा कि सर लाइट जो है ना वो यहां से कहीं आ रही थी, इस तरीके से आ रही थी यहां से, ये वाला इसको फील होगा, ऐसा फील होगा, क्योंकि हमें पता है कि सर जो लाइट होता है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। तो अगर इसका जो लाइन ऑफ साइट होगा, उसकी लाइन ऑफ साइट मतलब क्या, आंखों के जस्ट सामने से जो बन रही है, ठीक है, तो इसका जो लाइन ऑफ साइट होगा तो बिल्कुल इसको ऐसा फील होगा जो सन है वो कहां से आ रही है, सन की रे जो है वो बिल्कुल इधर से आ रही है। तो ये इसका क्या कहलाएगा, अपरेंट पोजीशन कहलाएगा सन का, ठीक है, ये हो गया इसका अपरेंट पोजीशन, ठीक। तो यही हम बात कर रहे हैं सर किसकी, डिले सनसेट एंड डिले सनराइज में। अब देखा जाए सर यहां से सनराइज और सनसेट में जो टाइम का डिफरेंस होता है वो टाइम का डिफरेंस होता है सर 2 मिनट, ठीक है। यानी कि ऐसा जब ये सनराइज, जब ये अभी ये होराइजन पे था, ठीक है, अभी होराइजन से बिलो था, ये इसका रियल पोजीशन है। जब ये सन अपने अपरेंट पोजीशन यानी पॉइंट ए से जब ये पॉइंट बी पे जब ये पहुंचेगा सन, तो इसको समय लगता है 2 मिनट का, 2 मिनट में पहुंचेगा। तो ये 2 मिनट ही क्या बताता है सर, इसका बताता है कि सर सनराइज 2 मिनट पहले हो गया, सनसेट 2 मिनट बाद हुआ, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आती है तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार बताइएगा, इसको फिर से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले स्लाइड की तरफ। अब बात करते हैं सर सन अपीयर्स ओवल शेप, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा, अगर एग्जाम में आ गया तो वही चीज लिख रहा है, सर ये ओवल शेप की तरह दिखाई देता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब चलते एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार क्या क्या स्टेटमेंट दिया गया यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि सर सन अपीयर्स वो ओवल शेप एट सनराइज एंड सनसेट, यानी सनराइज और सनसेट के दौरान हमें जो सन है वो बिल्कुल स्फेरिकल की तरफ नहीं, वो कैसे दिखाई देता है, ओवल की तरह दिखाई देता है। दूसरी बात क्या कह रहा है यहाँ पे, the rays of light from the upper part and the lower part of the periphery of the sun bend unequally on traveling through a earth atmosphere. This happens due to the decrement of refractive index of layer in atmospheric with height.
ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर हमने हाइट पे चले, अपने एटमॉस्फेयर पे जब हाइट पे जब चलते हैं, तो जैसे जैसे हाइट पे बढ़ते हुए जाते हैं, तो उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्शन होता है, वो कम होने लगता है। ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा कहां मिलेगा, जब बहुत ही करीब होंगे। जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, रिफ्रैक्शन क्या होगा, हमें कम दिखाई देने को मिलेगा। और जब रिफ्रैक्शन कम होगा, जब लाइट को रिफ्लेक्ट कम करेगा, यानी कि जो दो रेज आ रहे हैं, जैसे यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए, ये सन है, सन का ये बिल्कुल स्फेरिकल सरफेस में है। ठीक है, अब क्या है यहां पे, अब यहां क्या है कि सर देखिए ये डाउनलोड वाला है। ठीक है, तो डाउनलोड वाला, ये जो डाउनलोड वाला है, ये क्या होगा, ज्यादा लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ज्यादा बेंड करेगा। और ये अपर वाला पार्ट क्या है, क्योंकि हाइट से हम ऊपर जा रहे हैं, तो अपर वाला पार्ट क्या होगा, कम बेंड होगा। अगर ये दोनों समान तरीके से अगर बेंड होता, तो ये हमें ये ओवल में नहीं, स्फेरिकल की तरह दिखाई देते। लेकिन हुआ क्या कि सन का जो लोअर वाला पार्ट है वो ज्यादा बेंड हुआ, और जो अपर वाला पार्ट है वो कम बेंड हुआ, जिसके तरीके से ये पता चला कि सर ये जो सन है, जो अपीयरिंग जो सन है, वो कैसा दिखाई दे रहा है, बेंड की तरह दिखाई दे रहा है, और एक ओवल शेप की तरह दिखाई दे रहा है। तो ये बात हम करेंगे। यहां लिखा है सर दैट इज व्हाई द सन अपीयर्स ओवल और फ्लैटेन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, और इस इल्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी इल्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिराज बोलते हैं। ये इल्यूजन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मिराज बोल रहे हैं। तो हुआ कैसे है, जैसे देख रहे हैं कि सर ये जो हमारे पास सन है, सन का जो डाउनवर्ड वाला यानी कि लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट क्या है, एटमॉस्फेयर के बहुत ही ज्यादा नीचे है, करीब में है। तो इस केस में देखिए ये होराइजन हो गया। तो इस होराइजन के अनुसार अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो सन रेज है, ये जो सन है, लोअर वाला पार्ट जस्ट होराइजन के करीब है। इस केस में क्या होगा, लाइट ज्यादा बेंड होगा, यानी कि यहां से अगर लाइट आएगा तो ये ज्यादा बेंड बनाएगा, ज्यादा बेंड होगा। और ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, कम बेंड होगा। तो इस तरीके से अगर ऑब्जर्वर देखेगा तो इसको लाइन ऑफ साइट, इसको इस तरीके दिखाई देगा। और ये जो लाइन ऑफ साइट जो बन रहा है, ये कैसा बन रहा है, ओवल शेप बना रहा है। इसीलिए सनराइज और सनसेट के दौरान जो सन है वो ओवल की तरह दिखाई देता है। ठीक है, और इस इल्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिराज भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं सर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि लाइट की स्कैटरिंग हो रही है, तो कंडीशन ये समझना होगा सर ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की कंडीशन कब होती है। तो इसका एक इसको अगर याद करना, इसको समझना है, तो आपको बस इतना जानना होगा कि सर स्कैटरिंग ऑफ लाइट तब होगा जब लाइट की वेवलेंथ अगर किसी पार्टिकल पे स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, और उस पार्टिकल की वेवलेंथ लाइट की वेवलेंथ अगर ज्यादा है, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, स्कैटरिंग मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि सर अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है, ठीक है, अगर उस पार्टिकल का जो वेवलेंथ है, ठीक है, अगर उस वेवलेंथ की वैल्यू सपोज कर लेते हैं सर 2 मीटर है। ठीक है, और ये पार्टिकल का है, अगर सपोज करते कोई लाइट रे आया यहां पे, इस पार्टिकल पे इंसिडेंट किया, और इस लाइट का जो वेवलेंथ है अगर ये 1 मीटर है, ठीक है, तो इस केस में ये लाइट क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा। इस केस में ये जो पार्टिकल्स है इस लाइट को स्कैटर्ड कर देगा। ठीक है, तो कब हो रहा है, स्कैटर कर रहा है, जब लाइट का वेवलेंथ पार्टिकल के वेवलेंथ से क्या हो रहा है, कम हो रहा है तब। या फिर दूसरे तरीके से कहेंगे, जब पार्टिकल का वेवलेंथ लाइट के वेवलेंथ से अगर ज्यादा है, तब ये पार्टिकल क्या करेगा, लाइट को स्कैटर कर देगा। अब रही बात सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार हम क्या लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, तो ये कह रहा है कि सर द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स व्हेन पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड द टिंडल। अच्छा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात करें सर हम लोग टिंडल इफेक्ट की। ठीक है, अभी टिंडल इफेक्ट को बाद में देखते हैं, पहले हम लोग समझेंगे स्कैटरिंग वाला लाइट। स्कैटरिंग वाला लाइट समझ गए होंगे कि स्कैटरिंग वाला लाइट किसके लिए है, सर जब लाइट का वेवलेंथ पार्टिकल के वेवलेंथ से क्या हो, मिनिमम हो, कम हो। तो इसको आप इस तरीके से लिखें यहां पे कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ द साइज ऑफ पार्टिकल। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, स्कैटरिंग मिलेगा। इस केस में पार्टिकल क्या करेगा, स्कैटर्ड कर देगा। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट में जो पहला इफेक्ट देखने को मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट जिसको हम लोग टिंडलिंग भी कहते हैं, लाइट क्या हो रहा है, टिंडलिंग हो रहा है।
तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? तो टिंडल इफेक्ट का जो डिफिनेशन ये कह रहा है कि सर द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल व्हेन पास्ड थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, ये हमारे पास एक प्योर सॉल्यूशन है और एक हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। प्योर सॉल्यूशन मतलब ट्रू सॉल्यूशन मतलब हमारा वाटर हो गया। यहां से हमने क्या किया, एक टॉर्च जलाया, ठीक है, टॉर्च जलाया, ठीक, टॉर्च जलाया, तो ये ट्रू सॉल्यूशन क्या करेगा, इस लाइट रे को बिल्कुल ही क्या करेगा, पास करके चला जाएगा। अब यही वाला लाइट रे किससे हम पास कराते हैं, एक कोलाइडल सॉल्यूशन से पास कराते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, कई सारे क्या होते हैं इसके अंदर, कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, कई सारे कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे इसके अंदर। अब ये कोलाइडल पार्टिकल्स क्या करेंगे, अगर ये कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं इस रे ऑफ लाइट का जो वेवलेंथ है इससे बड़ी होती है, यानी कोलाइडल पार्टिकल का जो वेवलेंथ होता है, जो साइज, जो डायमीटर होती है, कोलाइडल पार्टिकल जो डायमीटर होती है, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो लाइट के वेवलेंथ से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या करता है, ये इस वाले लाइट को क्या करता है, कोलाइडल पार्टिकल स्कैटर कर देता है। जो स्कैटर जो देखने को मिलता है किसमें, कोलाइडल पार्टिकल के थ्रू या कोलाइडल सॉल्यूशन में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन अगर आ गया, आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार लिखना हो तो आप बिल्कुल इस तरीके से आप लिख सकते हो कि सर जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल जो है वो लाइट रे को क्या करते हैं, जो स्कैटर्ड कर दे रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टिंडल इफेक्ट कर रहे हैं। तो टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, सर जो कोलाइडल पार्टिकल जो लाइट को क्या कर रहा है, स्कैटर कर रहा है। कंडीशन क्या है स्कैटर करने का, कि सर जो कोलाइडल पार्टिकल का जो वेवलेंथ है, जो साइज है, डायमीटर है, वो लाइट के वेवलेंथ से ज्यादा है, इसी वजह से क्या कर रहा है, वो स्कैटर कर पा रहा है। अगली बात क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है सर द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज लार्ज। अभी जैसे हमने बताया कि सर स्कैटरिंग होने के लिए कोलाइडल पार्टिकल की साइज क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए। अगली बात क्या कह रहा है कि द साइज ऑफ द पार्टिकल इन ट्रू सॉल्यूशन इज वेरी स्मॉल, दैट इज व्हाई दीज पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर लाइट। अब यहाँ कर से जो हमारे पास जो ट्रू सॉल्यूशन है, जो प्योर सॉल्यूशन है, इस प्योर सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल के जो साइज है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है एज कंपेयर टू द कोलाइडल पार्टिकल। दैट्स व्हाई जो ट्रू सॉल्यूशन, जो प्योर सॉल्यूशन है, ये हमारी लाइट को स्कैटर नहीं कर पा रहा है, मगर कोलाइडल वाले पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, लाइट को स्कैटर कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए जो कि इस तरीके से किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है, जैसे यहां देखा जाए इंसिडेंट रे का जो वेवलेंथ है, ठीक है, इंसिडेंट रे का यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या है, वो लेस है किसके, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल्स के। अब इस केस में क्या करेगा, ये जो पार्टिकल्स है इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा पहले, ठीक है, इसने एब्जॉर्ब किया, उसके बाद क्या कर दिया, स्कैटर कर दिया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या स्कैटर्ड लाइट रेज। ठीक है, तो ये बच्चा हो गया पहले वाले केस को लेकर। अब चलते हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब कह रहा है कि सर सम एग्जांपल्स ऑफ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल क्या है इसका, जैसे टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सन पासेस थ्रू अ कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, जब कैनोपी या डेंस फॉरेस्ट से जब सन रेज पास करता है तो आप देखते होंगे वहां पे टिंडल इफेक्ट दिखाई देते, जो सन के रेज आपको दिखाई देते होंगे। ये सन रेज जो दिखाई दे रहे हैं, कहां दिखाई दे रहे हैं, जब हमारे पास एक डेंस फॉरेस्ट है, तो डेंस फॉरेस्ट का जो कैनोपी वाला पार्ट है, ऊपर वाला जो पार्ट है, अगर वहां से लाइट रे आती है तो बिल्कुल एक रेज की तरह जो दिखाई दे रही है, ये क्या है, किसकी एग्जांपल है, टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, सर व्हेन द वेदर इज फॉगी एंड स्मोगी बीम्स ऑफ हेडलाइट्स आर क्लियरली विजिबल। ठीक है, जब आपका एनवायरनमेंट कैसा हो, बिल्कुल फॉगी हो, स्मोगी हो, तो जो हेडलाइट का जो बीम होता है, ठीक है, जो गाड़ी का जो हेडलाइट्स होता है, ठीक है, वो हेडलाइट का एक बीम दिखाई देता है, एक रेज दिखाई देता है कि हाँ इस तरीके से मूव कर रहे हैं। ठीक है, वो किसके एग्जांपल बात कर रहा है, सर टिंडल इफेक्ट की। अगली क्या आगे एग्जांपल, ये कह रहा है सर व्हेन अ टॉर्च इज स्विच्ड ऑन अ फॉगी एनवायरनमेंट द पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स विजिबल। इन दिस scenario the water droplets in the fog are responsible for the light scattering। ठीक है, यानी कि जब भी क्या हो, फॉगी एनवायरनमेंट हो, और उस फॉगी एनवायरनमेंट अगर हमने टॉर्च जला रहे हैं, टॉर्च जलाने पर जो टॉर्च का जो पाथ है, वो जो विजिबल दिखाई दे रहे हैं पाथ, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चा, टिंडल इफेक्ट बोल रहे हैं। वो एग्जांपल हो गया टिंडल इफेक्ट का। ठीक है, अब चलते हैं। अच्छा, इसके पीछे का रीजन में दिखाया कि सर वो कौन, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो इसके पीछे का जो रिस्पॉन्सिबल है वो है आपके वाटर ड्रॉपलेट। यानी कि जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं फॉगी में, जो आपके भी ठंडी का मौसम है, ठीक है, विंटर सीजन आ गया है, तो इस विंटर सीजन में जो वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, जो
जो इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट है, तो ये क्या करेंगे, हमें एक टिंडल इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, ये टिंडल इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर देंगे। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जांपल है, यहाँ पे कुछ ऐसे फिगर दिखाई दे रहा होगा जो टिंडल इफेक्ट को दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए ये हमारे पास ये जो लाइट रे जो आ रही है, देखो एक बिल्कुल ये रेज की तरह दिखाई दे रहे होंगे, ये वाला अगर आप ध्यान देखोगे एक बिल्कुल एक पाथ की तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखिए ये बिल्कुल ऐसे करके पाथ दिखाई दे रहा हमें। ठीक है, ये जो सन रेज का जो पाथ हमें एक विजिबल की तरह दिखाई दे रहा है ना, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, टिंडल इफेक्ट दिखाई दे रहा है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, टिंडलिंग हो गया। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए ये सन रेज बिल्कुल एक पाथ की तरह जा रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चा, टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल्स हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं सर स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन नेचर। नेचर में किस तरीके से स्कैटरिंग ऑफ लाइट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि ब्लू कलर ऑफ स्काई, यानी कि हमारा स्काई जो ब्लू कलर का दिखाई देता है, ये किसकी वजह से दिखाई देता है सर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिखाई देता है। क्योंकि जो ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, वो जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं उसके रिस्पेक्ट में वो कम होती है, इसीलिए क्या होता है, ब्लू लाइट स्कैटर हो जाता है और हमारा स्काई ब्लू दिखाई देता है। अगली क्या कर रहा है, स्काई वुड हैव लुक डार्क इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर। अगर हमारे अर्थ के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता तो उस केस में स्काई जो होता वो कैसा दिखाई देता, डार्क दिखाई देता, क्योंकि लाइट को क्या करता है, स्कैटर ही नहीं होता तो क्या होता है, बिल्कुल ही डार्क दिखाई देता। अगली पॉइंट क्या है इसका, सर स्काई अपीयर्स डार्क टू दोज फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि सर कोई भी चीज बहुत ही बड़े एल्टीट्यूड पे क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। ठीक है, बहुत ही बड़े एल्टीट्यूड में, क्योंकि हमें पता है कि सर जब हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जब हम अर्थ एटमॉस्फेयर की जब हाइट पे जब चलते हैं, तो उस केस में जो लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है बहुत ही कम दिखाई देने को मिलता है। तो इस केस में जब हम एल्टीट्यूड पे जाएंगे, बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड पे जब चले जाएंगे, उस केस में अगर कोई भी चीज फ्लाई कर रही है तो उसके अनुसार जो स्काई होगा वो बिल्कुल कैसा दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा। अगली चीज क्या कह रहा है कि सर द सन अपीयर्स येलोइश, यानी कि जो सन का अपीयर जो येलोइश हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है। अगले पॉइंट कह रहा है कि सर अगली पॉइंट क्या कह रहा है, रेडिंग ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, यानी कि जो सनराइज और सनसेट में जो रेड कलर जो सन हमारे दिखाई देता है, ये भी किसकी वजह से हो रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है। क्योंकि क्या होता है कि सर व्हाइट लाइट में सारे कलर स्कैटर्ड हो जाते हैं, रेड वाला कलर स्कैटर्ड नहीं होता है, इसीलिए क्या होता है, जो सनराइज और सनसेट में जो सन का कलर है वो रेड की तरह दिखाई देता है। अगली बात क्या कह रहा है कि सर डेंजर साइन आर रेड, जो डेंजर साइंस होते हैं वो हमेशा रेड कलर के होते हैं, क्योंकि सर डेंजर साइन रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इस वजह से रेड वाली कलर स्कैटर्ड नहीं हो पाता है, बाकी सारे लाइट क्या होते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। ठीक है, बाकी लाइट कलर स्कैटर्ड होंगे, रेड वाले कलर स्कैटर्ड नहीं हो पाते हैं, और जब ये स्कैटर्ड नहीं होंगे तो इसीलिए क्या होता है, इसको डेंजर सिग्नल की तरह हम लोग इसको यूज करते हैं। अगली बात क्या करें कि मोटरिस्ट यूज ऑरेंज लाइट ऑन फॉगी डे रेदर देन अ नॉर्मल व्हाइट लाइट। ठीक है, यानी कि जब फॉगी एनवायरनमेंट होता है, जब विंटर सीजन में क्या होता है कि जितने भी आपके ड्राइवर है व्हीकल्स वाले हो गए, ये हमेशा व्हाइट लाइट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये किसका इस्तेमाल करेंगे ऑरेंज कलर का। ठीक है, ये क्या होगा, ऑरेंज वाला कलर जो होगा वो स्कैटर्ड तो होगा लेकिन कम होगा। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, हम वो ऑरेंज कलर का यूज कर सकते हैं, रेड कलर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि रेड कलर क्या होता है, खतरे का निशान होता है, डेंजर का होता है, इसलिए रेड कलर नहीं यूज करते, ऑरेंज कलर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, क्योंकि अगर हम ऑरेंज की जगह पे कोई और कलर यूज करेंगे तो वो सारे क्या होंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे, तो जो सामने से कोई भी व्हीकल्स आएगा उसे पता ही नहीं चलेगा कि कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है। ठीक है, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला चीज क्या कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कि सर स्मोक कमिंग आउट ऑफ ए कोल फायर्ड चिमनी अपीयर्स ब्लू ऑन मिस्टी डे, यानी कि जो भी क्या आता है, जो भी स्मोक आता है चिमनी से, जो निकलती है स्मोक निकलती है, तो मिस्ट वाले डे में क्या होता है, वो ब्लू कलर की दिखाई देती है, क्योंकि क्या होता है, ब्लू कलर वाली क्या होती है, स्कैटर हो जाती है और हमें ऐसे दिखाई देती है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चा स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन नेचर में, ये सारी चीज क्या है, फंडामेंटल है, ये सारी चीजें इस्तेमाल होते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब हम लोग आपसे मिलते हैं अगले वाले दिन
और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले स्लाइड में इलेक्ट्रिसिटी। और आज हमारी ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का चैप्टर्स खत्म हो गया। चलिए बच्चों, जय हिंद।